एबीपी न्यूज के फाइनल ओपिनियन पोल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल, पब्लिक इंटरेस्ट वाला पटियाल। लेकिन आज मैं फिर से पब्लिक का पॉलिटिकल इंटरेस्ट लेकर हाजिर हूं। आज पटियाल आपको देश की 119 सीटों का हाल बताएगा। पिछले 4 घंटे में आपने दिल्ली, गोवा, असम, बिहार और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के रुझान देखे हैं। अब मैं आपको हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटर का रुझान बताऊंगा। कल भी आपने 167 सीटों पर रुझान देखे थे, यानी कुल मिलाकर अब तक 543 सीटों में से 236 सीटों का पूरा गणित क्लियर हो चुका है, यानी साफ पिक्चर आ चुकी है रुझान में जो आपको हम बता चुके हैं। अब बारी हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की है। तीनों राज्यों में लोकसभा की 50 सीटें हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पटियाला आपको 30 सेकंड में उन 4 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की 69 सीटों का अपडेट देगा, जिनके रुझान आज शाम 5 बजे से एबीपी न्यूज पर दिखाए जा रहे हैं। इन रुझानों में सबसे पहले दिल्ली में एनडीए की तरफ रुझान झुक रहा है। गोवा में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में टाई होता दिख रहा है। 6 केंद्र शासित प्रदेशों में एनडीए की तरफ से रुझान आ रहे हैं, यानी एनडीए की तरफ मुड़ा हुआ है पूरी तरह से ओपिनियन पोल। असम में एनडीए की तरफ और बिहार में भी एनडीए की तरफ रुझान नजर आ रहे हैं। ये अब तक आप देख चुके हैं। हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 50 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है, इसकी पूरी पिक्चर पटियाल आपको दिखाएगा। उससे पहले मैं आपको 4 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की सीट और वोट डिटेल्स दिखाना चाहता हूं, जिनके रुझान अब तक बताए जा चुके हैं। बिहार, असम, दिल्ली, गोवा और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे साथी अखिलेश दूसरे स्टूडियो में रेडी हैं। अखिलेश, आप 4 मिनट में 69 सीटों का हाल दर्शकों को बता दीजिए फौरन। तो फाइनल ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं असम की, और असम में किसे कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जरा उस पर नजर डालिए। देखिए आपके सामने जो आंकड़ा है, एनडीए के खाते में 12 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस की बात की जाए तो 2 सीटें इनके खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। एआईयूडीएफ की बात की जाए तो 0, यानी खाता नहीं खुल पा रहा है, और अदर्स भी 0-0 पर, यानी यहां पर आप देख सकते हैं एनडीए पूरी तरीके से लीड लेती हुई नजर आ रही है। 12 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है इस सर्वे के मुताबिक। केंद्र शासित प्रदेशों की अब बात कर लेते हैं, किसके खाते में कितनी सीटें जा रही हैं। ये देखिए मेरे पीछे वो आंकड़ा आपके सामने है। अंडमान की सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। चंडीगढ़ एनडीए, दादर नगर हवेली एनडीए, दमन द्वीप एनडीए, लक्षद्वीप इंडिया गठबंधन और पुदुचेरी में भी इंडिया गठबंधन लीड लेती हुई नजर आ रही है इस सर्वे के मुताबिक। 2024 का फाइनल ओपिनियन पोल, और गोवा में क्या है आंकड़ा, ये जरा नजर डाल लीजिए। बात हम कर रहे हैं गोवा की, वहां पर कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है, कौन आगे दिख रहा है। तो यहां पर आप देखिए आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है। 1-1 से मुकाबला टाई होता हुआ दिख रहा है। एनडीए के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिख रही है, और इंडिया गठबंधन भी 1 सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है। तो सी वोटर का जो ये सर्वे है, ये क्या इशारा करता है बिहार को लेकर, ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार में आप देखिए एनडीए जो गठबंधन है उसके खाते में 33 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस की बात की जाए तो 7 सीटें इनके खाते में जाती हुई दिख रही हैं। अदर्स का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है। और अब बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। आप मेरे पीछे देख रहे हैं हनुमान जी की यह विशाल प्रतिमा, जो कि करोल बाग इलाके में है। एक तरीके से दिल्ली की पहचान भी है। अब आंकड़े आपके सामने धीरे धीरे आएंगे। राजधानी दिल्ली की हम बात करें, यहां किसके खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, वो आप देखिए। एनडीए 7 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है, जबकि अगर हम इंडिया गठबंधन की बात कर लें तो 0, यानी उनका खाता नहीं खुल रहा है। 7 की 7 जो लोकसभा की सीटें दिल्ली में है, वो एनडीए के पास जाती हुई नजर आ रही हैं। गोवा में एनडीए और इंडिया के बीच में मुकाबला टाई होता दिख रहा है, लेकिन बाकी 4 राज्यों के रुझान एनडीए की तरफ झुके हुए दिख रहे हैं। एबीपी न्यूज के फाइनल ओपिनियन पोल की बड़ी बातों पर आपने हमें देख लिया कि क्या कहां हम दिखा रहे हैं। अब हमें गेस्ट के रिएक्शंस लेने हैं, लेकिन आपको हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान की पिक्चर दिखाएंगे। लेकिन 69 सीटों की फाइट देखकर कुछ सवाल मेरे जहन में अभी आ रहे हैं। उत्तर भारत की 180 सीट में एनडीए क्लीन स्वीप कर पाएगा क्या? क्या उत्तर में राहुल कांग्रेस का कमबैक करा पाएंगे?
सनातन और मांसाहार जैसे मुद्दों से क्या मतों का ध्रुवीकरण होगा? तुष्टीकरण की राजनीति में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा? करप्शन की केमिस्ट्री में कितना वोट किधर स्विंग होगा? ये बड़ी बड़ी बातें अब तक के हमारे ओपिनियन पोल में निकल कर आ रही हैं। अब गेस्ट से फटाफट रिएक्शन लेते हैं। सबसे पहले यशवंत जी, आपने सारा ये सर्वे करवाया, जमीन पर रहे, आपकी अलग अलग टीमें गई। राजधानी से शुरू करते हैं। क्या राजधानी में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का मिलना कोई फायदे का सौदा साबित नहीं हो रहा है आपके रुझान में? और अगर नहीं हो रहा है तो इसकी वजह क्या मानी आपने? देखिए, पहली बात तो ये कि उनके कैंडिडेट कांग्रेस के जो है वो कल ही अनाउंस हुए और हमारा सर्वे उसके पहले का है, तो हमें उसका एक इम्पैक्ट देखना पड़ेगा। अब दुर्भाग्य से इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग कानूनन अपनी सर्वे करते हैं, इसलिए हम कोई गलत बात वैसे नहीं बोलेंगे। लेकिन कैंडिडेट्स के इतर भी देखिए, मौलिक रूप से कॉन्ट्राडिक्शन है इन लोगों के साथ में आने में। आम आदमी पार्टी का आधा सपोर्ट बेस एंटी बीजेपी और आधा सपोर्ट बेस एंटी कांग्रेस है। तो जितनी बार भी लोकसभा चुनाव होता है वो 20% का सपोर्ट बेस उठ करके सीधे सीधे बीजेपी को चला जाता है, और विधानसभा चुनाव होता है तो वो आम आदमी पार्टी की ओर शिफ्ट हो जाता है। अब जब ये साथ में लड़ रहे हैं तो वो 2 दूनी 4 वाला हिसाब किताब फिर भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस साथ में आने के पहले भी इन दोनों के लिए जो वोट शेयर हमारे पिछले मूड ऑफ द नेशन में, देश के मूड में हमने दिखाया था, वो भी लगभग इतना ही था, 36 से 37%। ये अलग अलग लड़ रहे थे तब भी उतना ही था, साथ में आएंगे तो भी उतना ही है। इसमें सीट दर सीट कुछ असर पड़ेगा तो अब कैंडिडेट का हमको देखना पड़ेगा। लेकिन जहां तक लोकसभा और विधानसभा सीटों का अंतर है, वोट शेयर का अंतर है, दिल्ली एक स्विंग स्टेट है। यहां स्प्लिट वोट पड़ रहा है। 10 साल से हमने देखा 7-0 के बाद में 67-3, फिर 7-0, फिर 65-5। तो ये राज्य ऐसा है जहां तकरीबन 20% वोट हर बार विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में ये ऐसा एंटी कांग्रेस वोट है जो दोनों के बीच में स्विंग करता रहता है। इसलिए वो वोट केवल चूंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन हो गया इसलिए वो कांग्रेस के खाते में चला जाएगा, ये भी नहीं होगा। और जो वोट दूसरी साइड से आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए वो भी उसे मिल जाएगा। ऐसा भी मुझे लगता है ये स्मूथ केमिस्ट्री वाली बात नहीं है। कांग्रेस के आलोक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गया। आलोक जी, ये फायदा होता नहीं दिख रहा है, रुझान किस तरफ जा रहे हैं? आपने भी कुछ अपनी कैलकुलेशन की होगी, आप सहमत हैं इससे या नहीं? कोई और चीज आप निकाल कर लाए हैं जो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे इस नुकसान की वजह? देखिए पटियाल जी, मैं समझता हूं कि दिल्ली जो है वास्तव में स्विंग तो करती ही रही है, लेकिन दिल्ली कभी भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बीजेपी की तरफ वोट बैंक के एंगल से बहुत ज़्यादा झुकाव रहा हो। वोट बैंक भी अगर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कम्पिटिटिव रहे हैं। अगर पिछली बार के भी 2019 के आंकड़े भी देखें, पुलवामा का इम्पैक्ट होने के बाद भी और मीडिया का इम्पैक्ट होने के बाद भी, तो बीजेपी का वोट परसेंटेज अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दोनों को मिला लें तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था। इतना ज़रूर है कि अभी कल हमारे कैंडिडेट डिक्लेयर हुए 3 कैंडिडेट, जबकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स पहले ही डिक्लेयर हो चुके थे। अब बात आती है कि अगर बीजेपी का इतना ही अच्छा काम यहाँ पर रहा है तो 93 के बाद तो सरकार नहीं बनी है। लेकिन इस बार एक अजीब चीज़ देखने को मिली है कि 7 में से 6 कैंडिडेट बीजेपी को अपने बदलने पड़े हैं, और उसका सीधा कारण ये है कि वो 6 कैंडिडेट जो हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से नकारा साबित हुए। उन्होंने जो जनता की और दिल्ली की आवाज़ थी वो नहीं उठाई। और जब आती है बात मुद्दों की, कॉरपोरेशन में भी 15 साल बाद बीजेपी हटी है यहाँ पर, और पूरी तरह से जिस तरह से आज शिक्षा देख लीजिए, चाहे स्वास्थ्य देख लीजिए, देश की राजधानी है। कमियां आम आदमी पार्टी की गवर्नेंस में भी रही होंगी, लेकिन केंद्र की सरकार की तरफ से कोई भी काम दिल्ली के लिए नहीं हुआ। यहाँ तक कि दिल्ली मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी हो गई। उसके बाद भी अगर 7 सीटें आ रही हैं तो मैं कहूँगा कि मैं विनम्रता के साथ इस जो ओपिनियन पोल है इसको मैं नकारता हूँ, और कांटे की टक्कर है। देखिए अभी तो बहुत समय है, 1.5 महीने के करीब दिल्ली के चुनाव में है, परिस्थिति बदलेंगी और 7 की 7 सीटें जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी, बिहार में आपने नीतीश कुमार को पकड़ लिया, जेडीयू का साथ जोड़ लिया, लेकिन मालूम है आपको ओपिनियन पोल में वहां पर 6 सीटों का नुकसान हो रहा है आपको। देखिए जगविंदर जी, ओपिनियन पोल अपना एक आंकड़ा दिखाता है और बिहार के परिणाम जो आएंगे वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और पूरे एनडीए के लिए इस बार इतने सार्थक परिणाम होंगे कि आप भी इसको चिंतन करेंगे बाद में कि हमारे जो एनालिसिस हुआ था वो जब वोट पे जब वास्तव में कन्वर्ट होने गया तो उसमें क्या परिवर्तन हुआ। पर दिल्ली की बात अभी आलोक जी कर रहे थे तो दिल्ली की बात मैं उसमें भी जोड़ना चाहूँगा।
देखिए, जो विरोधाभास ग्राउंड लेवल पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में है, उसको नकारा नहीं जा सकता। अभी कुछ महीने पहले ही कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सीना ठोक ठोक के प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, सड़कों पे उतरती थी और कहती थी अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। कहा करती थी कि ये शराब घोटाले के किंगपिन हैं, इनको अंदर डालिए। पर राजनीतिक मजबूरियां कुछ इतनी तेज हुई कि उनको उनके साथ हाथ मिलाना पड़ गया, गठबंधन करना पड़ गया। पर क्या वास्तव में कैडर कभी साथ आ पाता है? जिस दिल्ली की धरती पे खड़े होकर के अरविंद केजरीवाल ने देश भर की सत्ता हिला दी कांग्रेस पार्टी की, और दिल्ली का तो सब कुछ ही छीन करके ले गए। सिद्धार्थ जी, मैं आपसे बिहार का सवाल पूछ रहा था, आप दिल्ली पहुंच गए। मैंने बिहार का जवाब देकर के जगविंदर जी आपको कहा कि मैं दिल्ली में कुछ जोड़ना चाहता हूं। अगर आपकी अनुमति नहीं है तो मैं नहीं जोड़ूंगा। आप नहीं, मैं बिहार पे थोड़ा और ये आपसे पूछना चाहता था कि वहां जातीय जनगणना क्या फेल हो गया? क्या वो फार्मूला नहीं चला क्या, जिस तरह से हम देख रहे हैं उस हिसाब से? देखिए जगविंदर जी, बिल्कुल ये प्रत्यक्ष है कि जातीय जनगणना को लेकर के जिस प्रकार का एक नैरेटिव बिल्डिंग, ये देश का पिछड़ा वर्ग जानता है कि कांग्रेस पार्टी को पिछड़ों से कोई हितैषी नहीं है। ये तो परिवारवादी पार्टी है। ये कहां पिछड़ों की, शोषितों की, वंचितों की, दलितों की बात कर सकती है? ये तो राहुल बाबा की बात कर सकती है, प्रियंका दीदी की बात कर सकती है, इसके अलावा तो कर नहीं सकती। तो बिहार के अंदर बने रहिएगा सिद्धार्थ जी, आपसे बात करेंगे फिर। अब मैं, ये तो आप 4 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का जो अब तक का आंकड़ा देख चुके हैं उसकी बात हम कर रहे थे। अब पटियाल आपको हरियाणा की 10 सीटों के रुझान बताएगा। ये रुझान सी वोटर के सर्वे पर आधारित हैं। इसके लिए अखिलेश और एबीपी की ग्राफिक्स टीम ने बहुत अच्छी तैयारी की है। तो अखिलेश, देश को हरियाणा की पिक्चर दिखाइए। 24 की लड़ाई में हरियाणा में कौन कहां खड़ा दिख रहा है आपको? जी हां, तो अब हरियाणा की बात कर लेते हैं और हरियाणा में जनता के मन में क्या है, सी वोटर का जो सर्वे है वो क्या इशारा करता है, वो अब आपके सामने में रखने जा रहा हूं। ये देखिए, तमाम आंकड़े आपके सामने आ चुके हैं, नजर डालिए। एनडीए के खाते में 9 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, इंडिया के खाते में 1 सीट और अदर्स देख रहे हैं आप 0-0। यानी एनडीए आप देख रहे हैं भारी जीत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और वोट प्रतिशत के लिहाज से जब इन आंकड़ों पर हम गौर फरमाएंगे तो आप देखेंगे कि एनडीए के खाते में 53% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है। और इसे सीटों में जब हम तब्दील कर देते हैं तो एनडीए यहां पर 9 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस सिर्फ 1 सीट जीतती हुई नजर आ रही है और आईएनएलडी का खाता नहीं खुल पा रहा है। और अदर्स की बात की जाए तो वो भी 0-0 पर। ये हरियाणा का मिजाज इस वक्त आप देख रहे हैं। सी वोटर का जो सर्वे है वो साफ तौर पर कहता है कि आप यहां देखिए, एनडीए की बल्ले बल्ले। एबीपी न्यूज और सी वोटर का ओपिनियन पोल, और इसका इशारा बड़ा साफ है। हरियाणा में बीजेपी को जो 9 सीट मिल रही है, यानी यहां पर बीजेपी प्रचंड जीत की तरफ बढ़ती दिख रही है और कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। आइए लिए चलता हूं आपको एक बार फिर से। जगविंदर लगातार हमारे साथ मौजूद है। जगविंदर, आपने हरियाणा की पिक्चर देखी। यहां 10 में से 9 सीट एनडीए को जा रही हैं और 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में आती दिख रही है। अगर इसकी तुलना मैं 2019 से करूं तो बीजेपी ने 10 में से 10 सीटें जीती थी और वोट शेयर रहा था 58.2%। लेकिन इस बार 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है और 2 सीट पर कड़ा मुकाबला होता दिख रहा है। ये 2 सीटें कौन सी हैं, आप भी सोच रहे होंगे। अब पटियाल आपको हरियाणा की एक एक तस्वीर का पर्सनल हाल बताएगा कि आखिरकार कहां क्या स्थिति चल रही है। अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, सिरसा और सोनीपत, ये सीटों के रुझान जो हैं आप देखिए बीजेपी के फेवर में जाते दिख रहे हैं। लेकिन 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर पेच फंस सकता है। अब वो सीटें देख लीजिए। ये जो आप ग्रीन कलर की देख रहे हैं, ये कांग्रेस की यानी इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है इस सीट में। और ये जो आप नारंगी कलर देख रहे हैं, ये सब सीटें बीजेपी यानी एनडीए की तरफ जाती दिख रही हैं। लेकिन 2 सीटों पर पेच फंस रहा है। ये है हिसार और ये है सिरसा। ये 2 सीटें हैं जिन पर पेच फंस रहा है और गठबंधन के बीच ये कांटे की टक्कर है। अब मैं आपको बताता हूं कि 24 के लिए बीजेपी ने हिसार और सिरसा से किस कैंडिडेट पर दांव खेला था, क्योंकि अगर पेच फंसा हुआ है तो ये दोनों सीटें अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई हिसार से सीट मिलने की आस लगाए हुए बैठे थे, लेकिन बीजेपी ने 24 के लिए हरियाणा के बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला पर दांव खेला। बिश्नोई को टिकट नहीं दी, भजन लाल के परिवार को टिकट नहीं दी, चौटाला पर दांव खेला। 2019 के लोकसभा चुनाव में हिसार से बीजेपी ने ब्रिजेंद्र सिंह को उतारा था और वो चुनाव जीते थे। चौधरी
वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। आईएएस की नौकरी छोड़कर चुनाव लड़े थे और वोट शेयर बीजेपी का रहा था 51.26%। अब ब्रजेंद्र सिंह ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया और कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया है। 2019 में सिरसा सीट की बात कर लेते हैं। बीजेपी ने सुनीता दुग्गल को उतारा था और सुनीता दुग्गल जीती। वोट शेयर बीजेपी का रहा 52.33%। इस बार बीजेपी ने सुनीता का टिकट काटकर अशोक तंवर को सिरसा में कमल खिलाने की जिम्मेदारी सौंपी है। तंवर कांग्रेस में कभी होते थे, फिर आम आदमी पार्टी में गए और अब उन्होंने बीजेपी का दामन पकड़ा है, इसीलिए कमल खिलाने की जिम्मेदारी है। सर्वे में एक चौंकाने वाला तथ्य यह सामने आ रहा है कि अगर हिसार और सिरसा सीट पर 3% वोट स्विंग हुआ तो दोनों सीटों पर जीत के रुझान इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट होते दिख रहे हैं। अब मैं आपको गेस्ट और पॉलिटिकल लीडर से इन सीटों के बारे में सारा परीक्षण करके बताऊंगा कि कहां कहां टक्कर है और नहीं। लेकिन ये 3% वोट स्विंग क्या है जो नजर आ रहा है सिरसा और हिसार वाली चीजों पर। तो यशवंत जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यशवंत जी, ये वोट स्विंग कैसे होता है? ये 3% के स्विंग का क्या चक्कर है हिसार और सिरसा में? देखिए, बहुत साधारण सा गणित है। सामान्यतः दो पार्टियों के बीच का जो गैप होता है उसमें एक बड़ी विचित्र सी गणित होती है जिसको समझना बहुत आसान है। 1% का स्विंग जो है वो 2% का मार्जिन कवर करता है। मसलन सपोज कीजिए हम और आप दोनों लड़ रहे हैं चुनाव और आपको 50% वोट मिलने हैं और मुझे 50% वोट मिलने हैं। अगर मेरे हिस्से से 1% का वोट स्विंग आपकी ओर होता है तो मेरे हो जाएंगे 49 और आपके हो जाएंगे 51। यानी 1% के स्विंग से हमारे और आपके बीच में फासला हो गया 2% वोटों का। तो जितना भी वोटों का अंतर है दो पार्टियों या दो उम्मीदवारों में, दरअसल स्विंग की रिक्वायरमेंट उसकी आधी की होती है। तो इन सीटों पे जहां पे भाजपा और कांग्रेस के बीच में 6% से थोड़ा कम का अगर मार्जिन है, इसका मतलब कांग्रेस को यहां पर ट्रेंड पलटाने के लिए दरअसल 6% नहीं, केवल 3% वोट स्विंग की रिक्वायरमेंट है। यानी अगर भाजपा से 3% वोट भी कांग्रेस की तरफ गए तो इन सीटों पे ट्रेंड पलट जाएगा। सिद्धार्थ जी, सब कुछ बदल दिया हरियाणा में आपने, सीएम भी बदल दिए, नए सीएम ले आए, लेकिन नतीजे तो एक सीट खराब ही जा रही है। ये क्या हो गया? जगविंदर जी, आपका तो हरियाणा को लेकर के अच्छा अध्ययन है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और हरियाणा को बहुत लंबे समय से कवर कर रहे हैं। अभी तो कांग्रेस पार्टी ने कैंडिडेट ही नहीं उतारे। इतना लंबा समय मतलब हर जगह उन्होंने उतार दिए, पर हरियाणा में उनको समझ में भी नहीं आ रहा किसको उतारे। उसका बहुत बड़ा कारण है जगविंदर जी, क्योंकि हरियाणा में एक कांग्रेस नहीं 4 चलती हैं। एक हुड्डा जी की कांग्रेस अलग है, सुरजेवाला जी की अलग है, कुमारी शैलजा की कांग्रेस अलग है, किरण चौधरी की कांग्रेस अलग है। ये सबकी कांग्रेस अलग है। सर्वे तो वोटर का है सिद्धार्थ जी। इंडिया गठबंधन को दे रही है, वो सीट कहां से आ रही है ये भी इनको देखना चाहिए। हमारा तो साफ मानना है 10 की 10 सीटें कंफर्टेबली भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, कोई दो राय नहीं है। इनको कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं 10 सीटों पे जगविंदर जी, ये हालत हो चुकी है इनकी। इनको नहीं समझ में आ रहा हम लड़वाएं किसको, कहां जाएं, किसको लेकर के जाएं। ये एक सीट दिख रही है, हुड्डा साहब का जलवा दिख रहा है रोहतक में, मुझे लग रहा है, लेकिन इतना नुकसान हो रहा है, क्या हो गया ये? मतलब 10 साल होने लगे, कांग्रेस क्यों रिकवर नहीं कर पा रही है? विपक्ष ये इल्जाम लगा रहा है कि इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं अभी। देखिए, मुझे लगता है विपक्ष का काम तो लगाना ही है कि किसी भी तरह से विपक्ष को तो कहना ही है कि भाई आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। लेकिन मैं विपक्ष को बता देना चाहता हूं कि 80-80 कैंडिडेट्स भी एक एक जगह पर अप्लाई करके बैठे हुए हैं। और जहां तक बात है कि फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, यही सी वोटर का सर्वे था जिसमें 90 में से 83 सीटें पिछले विधानसभा में दिखाई थी और आई थी 40 बीजेपी की। तो कितना स्विंग और कितना 1%, 2%, 4% जो यशवंत जी गणित समझा रहे हैं, वो सारे गणित फेल होंगे। और उसका कारण है 2019 और 2024 में बहुत पानी गंगा जी में बह चुका है। किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आ रहा है। 3 काले कानून कृषि के जो आए वो पूरे देश ने देखे। पहलवानों वाला इशू पूरे देश ने देखा। और आज हालत ये है कि पूरी तरह से बेरोजगारी में हाईएस्ट बेरोजगारी अगर किसी राज्य की है तो वो हरियाणा है। और इसीलिए खट्टर जी को अलविदा कहना पड़ा। सबसे बड़ी योजना अग्निवीर की, जिसका सीधा इम्पैक्ट हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल पर पड़ता है, वो इस बार इनको बताएगी युवा किस तरफ जाएगा। मुझे लगता है कि केवल और केवल आप हिंदू मुस्लिम और डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी पर नहीं चल सकते हैं। मुद्दों की बात करनी होगी
कितने रोजगार आए, कितनी इंडस्ट्री आई, और उसमें पूरी तरह से सरकार फेल रही है। जी यही आलोक कारण है जी, कि अब पटियाला आपको मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के रुझान दिखाएगा। मध्य प्रदेश में जनता किसे विजेता बनाती दिख रही है, इसके लिए एक बार फिर से अखिलेश का रुख कर लेते हैं। अखिलेश, क्या है मध्य प्रदेश की तस्वीर? जगविंदर, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर सी वोटर का सर्वे क्या इशारा करता है वो मैं अब दर्शकों को बताने जा रहा हूं। वोट प्रतिशत के लिहाज से भी, और उसे जब हम सीट में कन्वर्ट करेंगे तो आंकड़ा कहां पहुंचेगा वो जरा देखिए। ये देखिए आपके सामने जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, एनडीए के खाते में 53% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है मध्य प्रदेश में। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो 43% वोटों में इनकी हिस्सेदारी नजर आ रही है, जो ये सर्वे कहता है, और अदर्स के खाते में 4% वोट जाता हुआ दिख रहा है। अब इसे हम सीटों में तब्दील करते हैं तो यह आंकड़ा कहां पहुंचता है वो देखिए। एनडीए 28, इंडिया अलायंस 01 यानी 1, अदर्स 00 यानी यहां पर आप देखिए एनडीए 28 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। जगविंदर, मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें एनडीए या यूं कहें कि बीजेपी के पास रहेंगी, यानी जो 5 साल पहले स्थिति थी क्या वही हालात है? मतलब 2024 में भी बीजेपी मध्य प्रदेश में 2019 का इतिहास दोहराती दिख रही है। 2019 में मध्य प्रदेश की इकलौती छिंदवाड़ा सीट ही कांग्रेस को मिली थी। इस बार भी एक सीट बीजेपी के हाथ से बाहर जाती हुई दिख रही है। ये छिंदवाड़ा की होगी या कोई और, ये तो वक्त ही बताएगा 4 जून को। लेकिन कांग्रेस की तरफ से छिंदवाड़ा में नकुल नाथ ही पिछली बार थे, बीजेपी के प्रत्याशी इस बार विवेक बंटी साहू हैं वहां पर। अब पटियाल मध्य प्रदेश के रुझानों का परीक्षण करेगा, लेकिन सबसे पहला सवाल पूछ लेते हैं देशमुख साहब से। यशवंत जी, ब्रेक से पहले जब आलोक जी सवाल उठा रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई पिछली बार आपने ओपिनियन पोल में ये दिखाया था कि 83 सीटें बीजेपी को आएंगी, आई थी 40। ये नेता सवाल उठाने लगते हैं, इसमें आप रुझानों को किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? नहीं, आलोक जी की बात से मैं सहमत हूँ। हमारे दुर्भाग्य कि हमने बोला था कि वहाँ पे बीजेपी की सरकार बनेगी, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस का भी मुख्यमंत्री है हरियाणा में, बहुत लोकप्रिय, हम सभी लोग जानते हैं, अच्छी सरकार इनकी चल रही है हरियाणा में। इसलिए कहा जा सकता है कि हम गलत हो गए, हम इनसे माफ़ी मांग लेते हैं उस गलती के लिए कि हमने बोला कि बीजेपी की सरकार बनेगी। चलिए, जहाँ पर हम कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है, हमारा ट्रैकर लगातार ये कह रहा था मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, बन सकती है, बहुत ज़्यादा रोष है, नाराज़गी है, कांग्रेस अच्छा खेले, सरकार बना सकती है। जो एक जीत के मुंह से अपनी हार को जो इन्होंने ग्रैब किया, अब उसके लिए एबीपी दोषी है या सी वोटर दोषी है, यशवंत देशमुख दोषी है, कौन दोषी है? तो ये एक पत्रकारों को, मैसेंजर्स को, जो पोलस्टर हैं, हमारा काम जनता की नब्ज को पहुंचाना है। आपके मुताबिक अगर परिणाम नहीं आते हैं तो आप उसके बाद में बंदूक उठा करके तान दीजिए, उससे नतीजे कुछ बदल जाएं, ऐसा सामान्यतः होता नहीं है। चूक होती है सीटों के आकलन में, वोट शेयर के आकलन में सामान्यतः, और मैं इसको दर्शकों को हमेशा बोलता रहता हूं इस बात को बहुत साफ, कि वोट शेयर में 10% का मार्जिन हरियाणा के विधानसभा में चुनाव में था, हमने बोला था, और वो अंततोगत्वा उतना ही बड़ा मार्जिन आया। लोकसभा चुनाव में भी अभी हम उतना ही बड़ा मार्जिन देख रहे हैं। और जहां तक आपने मध्य प्रदेश की बात की, को जवाब मिल गया होगा देशमुख साहब। मध्य प्रदेश के रुझानों से कुछ बातें क्लियर हैं। लोकसभा में बीजेपी का विधानसभा चुनाव वाला नैरेटिव सेट होता दिख रहा है। लोकसभा के फाइनल ओपिनियन पोल में बीजेपी का वोट शेयर 53% है, जबकि 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 48.55% था। मतलब बीजेपी के वोट शेयर में करीब 4.5% की बढ़ोतरी हुई है। अगर हम वहां के विधानसभा और लोकसभा के इन रुझानों को देखें तो उसमें ये 4.5% का वोट शेयर बढ़ता नजर आ रहा है। आलोक जी के पास चले पड़ते हैं। आलोक जी, मुझे ये बताइए कि 10 साल हो गए, यहां भी ये रुझान जो है वो उस हिसाब से नहीं आ रहे हैं जिस हिसाब से आपकी तैयारी है। ये वजह क्या है आखिरकार मध्य प्रदेश में? देखिए, मुझे लगता है यशवंत भाई बड़े सम्मानित पत्रकार हैं, लेकिन इतनी अहंकार भरी भाषा और बंदूक जैसे शब्द का इस्तेमाल करना और इस तरह से कटाक्ष करना अपने आप को ही किसी तरह से कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में ये बता देना होता है कि आप किसके लिए बैटिंग कर रहे हैं। 83 सीट दिखाएं और 40 अगर विधायक आएँ और 2000 से कम में 10 विधायक हार जाएं
तो किसके लिए बैटिंग हुई आलोक जी, होगी देश पर्सनल समझ नहीं सकता है। बनाते 10 आलोक लोग जी, तो आप कुछ व्यक्तिगत पर्सनल जा रहे हैं। हरियाणा में इसको 10 साल पर्सनल नहीं व्यक्तिगत बनाते, बना हम रहे मध्य हैं। प्रदेश की बात कर लेते हैं। हम तो और अगर चाहते आप हैं मुझे कि व्यक्तिगत आपकी आपने- पार्टी का व्यक्तिगत अच्छा आपने खासा बनाया जनाधार भाई, बने। मैंने नहीं बनाया। वहाँ मुझे पर जानते नहीं है, मैंने आप नहीं मुझसे बनाया मिले व्यक्तिगत, नहीं हैं, आप व्यक्तिगत जानते आपने नहीं बनाया। हैं। देखिए नहीं, व्यक्तिगत आपने बनाया, इसलिए मुझे नहीं, जवाब देना जरूरी हो गया। आप आलोक व्यक्तिगत जी, बना बहस रहे हैं नहीं ना, करते, आलोक जी, बहस ऐसे 10 नहीं में हो से रही। 6 कैंडिडेट नहीं, हरियाणा आलोक के जी, अंदर। एक बार, आलोक जी, अरे एक मैं मिनट, सामान्य एक मिनट, रूप से जगविंदर जी, एक मिनट। नेताओं से जगविंदर, बहस एक में मिनट, नहीं उलझता। जगविंदर आलोक जी, ये पहला अवसर जगविंदर नहीं जी, है। एक मिनट। आप पहले भी कई बार व्यक्तिगत बना जगविंदर चुके जी, हैं। मेरे एक मन में मिनट, आपके मुझे उत्तर संबंध में देने दीजिए। मैं नेताओं से बहस में नहीं देखिए, पड़ता। मुझे लगता है यशवंत जी को बुलवा लीजिए, मैं उठ जाता हूं। बोलिए ना आप बोलिए, लेकिन व्यक्तिगत मत होइए, मेरा केवल ये कहना है। आप अपनी बात रखिए, व्यक्तिगत मत होइए। व्यक्तिगत भाई, आप व्यक्तिगत आप बंदूक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और कांग्रेस के ऊपर भद्दे कटाक्ष करेंगे तो मैं और भी गंदे शब्द इस्तेमाल कर सकता हूं। धैर्य रखिए। मैंने कहा मैं बच्चा कहता हूं कुछ 10 बोला साल भाई। हो गए हरियाणा में सरकार आए हुए, और 10, एक मिनट सुनिए भाई जरा, बीजेपी की सरकार को आए हुए और 10 में से 6 कैंडिडेट कांग्रेस से गए हुए हैं। और अभी हम कह रहे हैं कि साहब वो तो कांग्रेस के पास कैंडिडेट ही नहीं। मैं समझता हूं कि धैर्य पूर्वक डिस्कशन करना चाहिए। मैंने अगर कोई बात कही तो फैक्चुअल कही। क्या आपने 83 दिखाए और 40 आए? इससे ज्यादा आपने गलत factual बात आंकड़े ये नहीं हो बोली सकते। कि हमने इससे 10 ज्यादा सीट, गुमराह 10 करने वाले लोकसभा आंकड़े नहीं हो विधानसभा सकते। की हमने बोली थी। वापस आता हूं। 10 लोकसभा सीटें हमने बोली थी 2019 में कि कांग्रेस हार रही है हरियाणा में। गलत हो गया क्या? अरे भाई, आपका बस चल जाए तो मोदी जी से ज्यादा 400 पार आप कर दें। अभी हमारा बस चल जाता तो हम मैं जो आपको बना आंकड़ा दे रहा हूं, देते। क्या मेरा मध्य आंकड़ा प्रदेश गलत की था? चलिए इस सरकार- बहस को यही रोकते हैं। अब पटियाल आपको छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के रुझान दिखाएगा। इसके लिए एक बार फिर से अखिलेश के पास चलते हैं, क्योंकि समय निकला जा रहा है। बहस में समय नहीं गंवाना चाहते हम। अखिलेश, दिखाइए क्या कहता है छत्तीसगढ़ का रुझान। तो आइए अब हम आपको छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं। छत्तीसगढ़ में पिछली बार की अपेक्षा बीजेपी को एक सीट का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल वोट प्रतिशत के लिहाज से अगर देखा जाए तो इन आंकड़ों पर गौर फरमाइए। सबसे पहले जो आपके सामने जो आंकड़े हैं वोट प्रतिशत के लिहाज से, हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। यहां पर किस पार्टी के खाते में वोट प्रतिशत के लिहाज से देखिए 50% एनडीए के खाते में। बहरहाल वो हम आपको आंकड़ा आगे दिखाएंगे, प्रतिशत वाली जो हम बात कर रहे थे। लेकिन चलिए हम सीटों में अब बात कर लेते हैं। 11 सीटें कुल छत्तीसगढ़ में हैं। एनडीए के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। इंडिया अलायंस 1 और अदर्स 0, यानी यहां पर आप देखेंगे तो एनडीए डबल डिजिट में और इंडिया अलायंस जो है कांग्रेस वो सिर्फ 1 सीट पर जीतती हुई नजर आ रही है। यह छत्तीसगढ़ का रुझान, छत्तीसगढ़ में जो इस सर्वे में लोगों का मूड है वो सामने आ रहा है। जगविंदर, छत्तीसगढ़ में पिछली बार की अपेक्षा बीजेपी को 1 सीट का फायदा और कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान नजर आ रहा है। यह एक बड़ा आंकड़ा दिखाया गया है कि 1 सीट का नुकसान नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के आंकड़े आपने देख लिए हैं। अब चलिए देशमुख साहब से बात कर लेते हैं। देशमुख साहब, आप एक बात बताइए कि ये हम तीनों राज्यों को, हिंदी बेल्ट है, अगर इसको हम आंक कर चलें, इन तीनों जगह पर बीजेपी की सरकार है, तो क्या ये बीजेपी की जो वहां की राज्य सरकार है उनके नाम पर आपको लग रहा है कि ये वोट परसेंटेज आ रहा है, या फिर ये मोदी का नाम, मोदी का मैजिक चल रहा है वहां पर? नहीं, देखिए ये बात हम बहुत बार बोल चुके हैं कि दरअसल केवल 2 ही राज्य हैं जहां पे ये डबल इंजन वाला एक्चुअली में काम करता है। यानी उत्तर प्रदेश और आसाम को छोड़कर भाजपा का कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जिसकी लोकप्रियता प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के साथ में मिलकर डबल इंजन का काम करे। डबल इंजन है जरूर, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में हर जगह एक इंजन वो दरअसल गार्ड के डब्बे की जगह पे उल्टी तरफ मुंह करके खींच रहा होता है। तो हमारे सर्वेज में अगर आप देखेंगे तो हमेशा आप पाएंगे कि जो देश के जो टॉप 10 मुख्यमंत्रियों की लिस्ट आती है उसमें भाजपा के केवल 2 ही लोग नजर आते हैं, और जो सबसे खराब मुख्यमंत्रियों की लिस्ट आती है उसमें ज्यादातर भाजपा और एनडीए के मुख्यमंत्री नजर आते हैं। तो इसलिए एक बात बहुत क्लियर है कि जो मैंडेट या जो चुनाव है वो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के ऊपर है। भाजपा को जो भी वोट और जो भी सीटें मिल रही हैं वो केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के सिद्धार्थ कारण यादव मिल रही है। साहब, करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है वहां पर। 1 सीट का नुकसान फिर भी हो रहा है, क्या हुआ ये आपको? कहीं कहां कमी रह गई? सरकारें आपकी हैं, करप्शन को हैंडल नहीं कर पाए? जगविंदर जी, अभी तीखी बहस हो गई थी, मैं उसमें पढ़ा तो नहीं, पर आलोक जी कह रहे थे कि वो इससे भी खराब कह सकते हैं। मुझे उनकी काबिलियत पे कोई शक नहीं है, पर फिर भी मैं कहूंगा कि असहमति हम दर्ज करा सकते हैं। मेरी भी असहमति है और मैं कोई बंदूक लेकर के नहीं आऊंगा। बिल्कुल
और आप एक सीट हमारी कम कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि क्लीन स्वीप होने वाला है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अपना मूड पहले ही बता चुका है। विधानसभा चुनावों में जिस प्रकार से वहां की जनता ने, आप देखेंगे दोनों प्रदेशों में, आप ही का सर्वे बता रहा है, हम मोर देन 50% पे हैं। हम 50% से ऊपर मत ले पा रहे हैं। प्रदेश की जनता इतना भारी मत अगर एनडीए के साथ, आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व के साथ दे पा रही है, जहां उन्होंने प्रदेश में भी ऐसा विश्वास रखा, तो निश्चित रूप से जो देश का बड़ा चुनाव है उसमें वहां की जनता हमको देने वाली है। तो जो एक एक सीट आप हमारी घटा रहे हैं, मैं दोनों में मैं बड़ी विनती और विनम्रता से उसमें अपना ये पॉइंट रखूंगा कि दोनों में ही हमारा क्लीन स्वीप होने वाला है। और बहुत भारी मैंडेट जो हमारा 400 पार का नारा है, उस 400 पार में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर पूरी की पूरी सीटें वो आदरणीय प्रधानमंत्री की झोली में डालेंगे और एक अच्छी तीसरी बार एक अच्छी 400 पार की सरकार भाजपा बनाएगी। अब वक्त कम बचा है, हम एक बार फिर से अखिलेश के पास चलते हैं फाइनल आंकड़ा देखने के लिए। जल्दी से बता दीजिए अखिलेश, क्या कहता है फाइनल ब्रेकअप? जी बिल्कुल जगविंदर, अब दर्शकों को हम दिखा देते हैं कि 246 सीटों का ये जो पूरा आंकड़ा है, इसमें कौन कहां पर नजर आ रहा है। सिलसिलेवार तरीके से वो तमाम आंकड़े आपके सामने आने जा रहे हैं। 286, माफ करिएगा, 286 जो सीट्स हैं, उनके आंकड़े क्या इशारा करते हैं वो अब आपके सामने हम तस्वीर रखने जा रहे हैं। कौन कहां नजर आ रहा है, इंडिया अलायंस की क्या स्थिति है, एनडीए की बात की जाए तो एनडीए कहां पर है, ये देखिए आपके सामने। ये एनडीए के खाते में 174 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इंडिया अलायंस 112 और अदर्स कोई खाता खुलता हुआ इनका नहीं दिख रहा है। यानी यहां पर आप देखिए एनडीए इंडिया अलायंस से बहुत आगे 174 सीटों पर एनडीए के कैंडिडेट जीते हुए नजर आ रहे हैं। और इंडिया अलायंस की बात की जाए, जो इंडिया गठबंधन है, उसके उम्मीदवार 112 सीटों पर इस सर्वे के मुताबिक जीते हुए नजर आ रहे हैं। जगविंदर, कल से आज तक एबीपी न्यूज पर 12 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की 286 सीट के रुझान बताए जा चुके हैं। इसमें कुछ बड़ी बातें जो आपको भी समझनी चाहिए। इसमें क्या निकल कर आया, एनडीए के खाते में 174 और इंडिया गठबंधन के खाते में 112 सीटों के रुझान नजर आ रहे हैं। बिहार में एनडीए को 2019 की तुलना में 6 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन का खाता भी नहीं खुल रहा है। असम में बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन नजर आ रहा है। एआईयूडीएफ का खाता वहां नहीं खुल रहा है। लद्दाख के अलावा 6 केंद्र शासित प्रदेशों की 6 सीटों में एनडीए के पास 4 आती दिख रही हैं, यानी 2 का फायदा हो रहा है एनडीए को। गोवा में बीजेपी कांग्रेस की एक सीट दिख रही है और तमिलनाडु केरल में इंडिया गठबंधन की एक तरफा जीत का रुझान हमें मिल रहा है इन ओपिनियन पोल्स में। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में कांटे की टक्कर है। बीजेपी को 2 सीट का फायदा होता दिख रहा है। राजस्थान में बीजेपी को सभी 25 सीट पर जीत का रुझान नजर आ रहा है। ये अब तक के सारे फाइनल आंकड़े हमने आपको दिखा दिए हैं, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है ओपिनियन पोल। कल पार्ट 3 भी जारी रहेगा। पटियाल आएगा और पटियाल के बाकी साथी भी आपको जो राज्य रह गए हैं उनका ओपिनियन पोल दिखाएंगे। हमारे साथ यही गेस्ट या फिर इनके कुछ नए चेहरे कल भी मौजूद रहेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया पब्लिक इंटरेस्ट कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन वोटर्स को एक चीज जरूर याद रखनी है, इससे पहले कि मैं अपनी बात खत्म करूं, आपको वोट जरूर करना है। अगर आप वोट करेंगे, अच्छा नेता चुनेंगे, अच्छी सरकार चुनेंगे। और ये ओपिनियन पोल के आंकड़ों में आपका सही योगदान तभी माना जाएगा जब आप वोट करके अपने मतलब का, अपनी इच्छा अनुसार विकास करने वाला, देश को आगे बढ़ाने वाला नेता चुनेंगे।